हेलो स्टूडेंट्स। तो अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ओम्स लॉ बताया था, ठीक है। ओम्स लॉ क्या होता है उसका पूरा हमने डेरिवेशन देखा था, उससे 3 फॉर्मूले मिले थे। वो तीनों फॉर्मूले आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक बार मैं रेजिस्टेंस को वापस से रिडिफाइन कर दूंगा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं, और उसी से हम एक फॉर्मूला भी आज बनाने वाले हैं। और अगर हमें टाइम मिलता है, अगर इतनी लंबी वीडियो नहीं बनती है, तो उसके बाद हम ग्रुपिंग भी देखेंगे कि रेजिस्टेंस को किस तरीके से ग्रुप किया जाता है, ठीक है। उसकी नीड क्यों होती है, क्या ज़रूरत होती है रेजिस्टेंस को ग्रुप करने की, ये सारा टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। ओम्स लॉ मैंने आपको बता दिया था, और ओम्स लॉ की डेफिनेशन मैं अभी से बता देता हूँ। ओम्स लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस चैप्टर में से आने वाले मतलब इंपॉर्टेंट सबसे अगर देखा जाए तो ओम्स लॉ ही है। और अभी आज जो मैं 2 डेरिवेशंस करवाने वाला हूँ वो भी फॉर्मूले जितने भी लिखवाए थे, सबसे पहले मैंने करंट का फॉर्मूला लिखवाया था Q अपॉन में T, उसी से हमने Q का फॉर्मूला लिखा था I इंटू T। इस तरीके से जितने फॉर्मूले में यहाँ पर सर्कल करते जाता हूँ, इंपॉर्टेंट बताते जाता हूँ। कल 3 ओम्स लॉ के फॉर्मूले लिखवाए थे। इस तरीके से जितने भी फॉर्मूले हैं उनको आप एक पेज में लाइन से लिखते जाना, ठीक है। अगर आप लाइन से लिखते जाओगे तो वो आपके लिए इजी रहेगा आगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। आज स्टार्ट करते हैं हम रेजिस्टेंस का, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है और किस तरीके की प्रॉपर्टी होती है। तो सबसे पहले किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए कुछ इस तरीके का सिंबल यूज किया जाता है। अगर आप किसी सर्किट में कुछ इस तरीके से जिगजैग वाला सिंबल देख रहे हो तो वो क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोध। ये क्या है, रेजिस्टेंस है, और इसे ही हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। ये हो गया प्रतिरोध, ठीक है। रेजिस्टेंस होता क्या है, तो रेजिस्टेंस इज, अगर हम इंग्लिश में बोलते हैं तो रेजिस्टेंस इज सच ए प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर बाय व्हिच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। मतलब प्रतिरोध एक ऐसा गुण होता है किसी भी चालक का जिसके द्वारा वो अपने अंदर से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। मतलब किसी भी कंडक्टर में, चाहे वो कोई सा भी चालक हो, चाहे वो यहाँ पर रखी हुई बेंच हो, चाहे वो आपका तार हो, तार में भी अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तो उसके अंदर रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस क्या करेगा, उस फ्लो होने वाले करंट को अपोज करेगा। लेकिन करंट तो स्ट्रांग है, इसलिए करंट वहां से आगे निकल जाएगा, लेकिन कुछ पार्ट जो है करंट का वो वहां पर क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ये लॉस किस तरीके से होता है तो ये हम आगे देखेंगे। अभी सिंपली आपको रेजिस्टेंस के बारे में समझना है। प्रतिरोध क्या होगा, वहां पर तार के अंदर एक गुण होता है जिसमें तार में अगर कभी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो प्रतिरोध क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। विरोध करने से वो उस विद्युत धारा का कुछ ना कुछ पार्ट क्या कर देगा, वहां पर उसकी हानि कर देगा। अब ये जो रेजिस्टेंस होता है वो किन कारकों पर निर्भर करता है, मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। तो पहला जो है वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर, चालक की लंबाई। चालक की लंबाई जो होती है उस पर डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस, या फिर हम बोल सकते हो चालक की लंबाई पर प्रतिरोध हमेशा क्या करता है, निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है ये देखते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लंबाई के। क्या बोल रहा हूं मैं, रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, लंबाई के, चालक की लंबाई के। इसका मतलब अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर बढ़ेगी। आया समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, कि अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ा देते हो, जैसे कि आपने एक छोटा सा वायर लिया है, उसका अगर मैं रेजिस्टेंस देखूंगा तो लंबे वायर से काफी कम होगा। मतलब चालक की लंबाई को आप जितना ज्यादा बढ़ाते जाओगे उसके हिसाब से उसका प्रतिरोध भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब जो प्रतिरोध है वो समानुपाती होता है लंबाई के। इसको मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इससे हम एक फॉर्मूला प्रूव करने वाले हैं, इसलिए इसको मैं क्या दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो है एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, पहला तो क्या हो गया था, लेंथ ऑफ
क्षेत्रफल, चालक का क्षेत्रफल। यहां पर क्या होता है, एक रूल है कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में a। a से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, a लिखा हुआ है ना, a से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एरिया को, क्षेत्रफल को। अब देखो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में a, या फिर बोल सकता हूं रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है a के, a मतलब क्षेत्रफल के। इसका मतलब है अगर आप किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ठीक है, चालक का अगर क्षेत्रफल आपने बढ़ा दिया तो उसका रेजिस्टेंस, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब मैं जितना ज्यादा मोटा वायर यूज करूंगा, एरिया अगर मैं बढ़ा देता हूं किसी भी वायर का, मान लो वायर की हम बात कर रहे थे तो वायर का एरिया बढ़ा दिया, वायर में मोटा यूज कर रहा हूं या फिर बहुत चौड़ा यूज कर रहा हूं, तो उस केस में उसका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, वहां पर कम हो जाएगा। ऐसा समझ में, जितना ज्यादा आप क्षेत्रफल बढ़ाते जाओगे चालक का, उतना उसका प्रतिरोध कम होता जाएगा। तो R इज प्रोपोर्शनल टू L था, अब यहाँ पर क्या हो गया, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। ये हो गई सेकंड। तीसरा जो है हमारा, तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा नॉर्मल सा पॉइंट है, वो है तापमान। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तीसरा वहां पर जगह नहीं है इसलिए। टेम्परेचर, जिसे हम क्या बोलते हैं, तापमान। तापमान को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, ये देखते हैं। तो अगर आप किसी भी चालक का तापमान बढ़ाते हो तो उसका प्रतिरोध भी वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, किसी भी चालक का अगर आप तापमान बढ़ा रहे हो तो उसका प्रतिरोध वहां पर क्या होगा, बढ़ेगा। अगर किसी कंडक्टर का आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो उसका वहां पर क्या है, रेजिस्टेंस भी क्या होगा, वहां पर बढ़ेगा। ये 3 पॉइंट्स मिले हैं। मैं क्या करने वाला हूँ, थर्ड पॉइंट को अभी हटा रहा हूँ, मैं ये डायग्राम को भी हटा रहा हूँ। मैं क्या कंसीडर करता हूँ, केवल ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ऑन कंबाइनिंग, या फिर मैं बोल सकता हूँ समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से दोनों को अगर मैं मिलाता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। यहां पर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, 1 और 2 समीकरण को हमने मिलाया है, इससे क्या लिख सकता हूं मैं, देखो जो प्रतिरोध था वो समानुपाती था L के, तो यहां पर भी दिख रहा है हमें प्रतिरोध समानुपाती है L के। प्रतिरोध जो था व्युत्क्रमानुपाती था A के, तो यहां पर भी हमें दिख रहा है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती है A के। दोनों को मैंने मिला दिया है और कुछ भी नहीं। जब भी हम ये अनुपात का साइन हटाते हैं या फिर मैं प्रोपोर्शनल का साइन यहां पर हटाता हूं तो क्या लगाते हैं हम, इक्वल टू लगाते हैं, बराबर का साइन लगाते हैं और उसके साथ में एक कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट देखना में ध्यान से, कुछ इस टाइप का कांस्टेंट लगेगा। इस कांस्टेंट को बोला जाता है रो। क्या बोला जाता है इस कांस्टेंट को, रो बोला जाता है, कुछ इस तरीके से रो। ठीक है, ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ पर जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा और इस कांस्टेंट को बोला जाएगा रो, और बाकी का हमारा L अपॉन में L, सॉरी L अपॉन में A एज इट इज। कुछ भी नहीं किया है, सिंपली दोनों इक्वेशंस को मिलाया, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन में A। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, मतलब अनुपाती का साइन हटाया हमने, तो यहाँ पर क्या लगा, इक्वल टू, और उसके साथ एक स्थिरांक लगेगा। तो स्थिरांक का नाम क्या है, यहाँ पर रो है, और स्थिरांक को बोला क्या जाता है, ये रो क्या कहलाता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रो इज अ कांस्टेंट which is known as specific resistance of conductor। क्या बोला है यहाँ पर, हिंदी मीडियम वाले लिख लेना, रो एक स्थिरांक है जो कि चालक की प्रतिरोधकता कहलाता है। ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब वहां पर क्या है, बेसिकली रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का क्या होता है, प्रतिरोधकता। तो यहाँ पर क्या बोला है उसने, रो एक स्थिरांक है जो चालक की प्रतिरोधकता कहलाता है। क्या बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
ठीक है, ये कहलाता है। अब यहाँ पर हमें क्या मिल गया है, R इक्वल टू रो L अपॉन में A। अगर मैं रो की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो रो एज इट इज A यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ पर R मल्टीप्लाई A, L यहाँ पर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में अपॉन में L। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। आपको ये क्या कंसीडर करना है, फॉर्मूला कंसीडर करना है। ये फॉर्मूला है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ठीक है। फॉर्मूला किसका है, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है। अब अगर मैं SI यूनिट देखता हूँ, ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की या फिर प्रतिरोधकता की अगर मैं SI इकाई देखता हूँ तो वो क्या होती है, वो होती है ओम मीटर। क्या होगी वो, हमेशा ओम इनटू मीटर होगी। आया समझ में, ठीक है। ये कैसे निकाली जाती है ये मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी केवल आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो SI यूनिट है, SI इकाई है, वो क्या होगी, ओम इनटू मीटर होगी। आई होप समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमने दी कि R इज प्रोपोर्शनल टू L होता है। जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, प्रतिरोध जो होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, तो R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन में A। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को हमने मिला दिया, जिससे हमें मिला R इज प्रोपोर्शनल टू, या फिर प्रतिरोध जो समानुपाती होता है L अपॉन में A के, लंबाई और बटे क्षेत्रफल के। वहां पर प्रोपोर्शनल का साइन जब हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा। कांस्टेंट क्या है, रो, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। सिंपली उसके बाद हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लिया, जो कि क्या है, R मल्टीप्लाई A अपॉन में L। आपको ये फॉर्मूला नोट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। अगले लेक्चर में हम डेरिवेशंस देखेंगे। थैंक यू।